अगर मैं कहूँ कि हमारी कुंडली को हम बदल सकते हैं, तो क्या ये सच है? कुंडली कैसे बदली जा सकती है? कुंडली नहीं बदली जा सकती। जो मिला है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आप उस बुरे को कम कर सकते हो और अच्छे को बढ़ा सकते हो कर्मों के द्वारा। सबसे ज्यादा तो हेल्प प्लैनेट्स ही करते हैं। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव, 12 राशियां, ये जिस तरह से नचाएंगे आपको नाचना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट 12 भावों में से कौन सा भाव? सभी भाव इंपॉर्टेंट है मैम। जैसे आपको बीमारी है तो 6th हाउस, बीमारी कितनी ज़्यादा क्रॉनिक है वो आपका 8th हाउस बता देगा। 11th हाउस आपको किसी भी तरह के गेन के बारे में बता देगा। 3rd हाउस आप कितने। आप इस एस्ट्रोलॉजी में आए कैसे? मैडम पता ही नहीं चला कैसे आ गए। हाथ देखने का शौक था, एस्ट्रोलॉजी कोई। काफ़ी सालों का अनुभव, काफ़ी सारी पर्सनल कंसल्टेशंस और कितनी सारी रीडिंग्स। एक इंसान सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को जब रिसर्च वर्क बना लेता है, सिर्फ उसको भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन तक सीमित नहीं रखता, उसको एक रिसर्च पेपर बनाकर उसको एनालाइज करता है हर एस्पेक्ट पे, तब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर निकल के आता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं एस्ट्रो रिसर्चर एस्ट्रोलॉजर मनमीत सिंह जी से। उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कई साल उन्होंने इन रिसर्च में, इन एस्ट्रोलॉजी को समझने में, हर एक बारीकी समझने में निकाल दी। तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्पैन पाया, क्या ऐसे चैलेंजेस पाए, क्या ऐसे उन्हें अचीवमेंट्स मिली, और उनकी मेमोरेबल टाइम्स को आज हम एक साथ जानेंगे और समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी उनके लिए क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ, आपके क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, हम जब आपसे बात कर रहे थे, आपके बारे में हमने जाना कि इतने साल आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी को दिए। सिर्फ ये नहीं कि प्रिडिक्शन करनी है, कंसल्टेशंस करनी है, आपने हर एक चार्ट को एक रिसर्च की तरह जाना। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इस एस्ट्रोलॉजी में आए कैसे? मैडम पता ही नहीं चला कैसे आ गए। पढ़ने का शौक था एस्ट्रोलॉजी, हाथ देखने का शौक था। मतलब वो ऐसे ही मजाक मजाक में अच्छा। कुछ बोल दिया तो 2-3 चीज़ें सही हो गई। अच्छा। ठीक है, नहीं मेरी मदर पे ही थी। ओके। एकदम दिमाग में आया यार ये तो बड़ा अच्छा है। अपनी मतलब ये होता ना वाह वाह के लिए बच्चा कि यार ये मैं बताऊंगा, अभी ये मैं बताऊंगा। ऐसा करते करते वो सीखना शुरू किया, करते करते मतलब एक तरह से आप ऐसा समझो कि ऑटोमेटिकली आ गए, है ना। प्लानिंग नहीं था कुछ, जी। है ना। कि और फिर मन लग गया और एस्ट्रोलॉजी को ही अपना लिया है। ये कह लो कि एस्ट्रोलॉजी ने अपना लिया। जैसे आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं चला, हर एस्ट्रोलॉजर, ऑलमोस्ट सबकी यही कहानी है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब वो एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, कब ये उनका सफ़र शुरू हो जाता है। तो सर, इतने सालों में आपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किए, काफ़ी सारे ऐसे चार्ट्स को रीड किया है, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैडम बहुत सारे एक्सपीरियंस है वैसे तो, कि जो चार्ट रीडिंग पे मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो जैसे क्रिकेट में होता है ना, बैट्समैन जो है किसी जब फॉर्म में होता है ना, बहुत अच्छे से हर बॉल को रीड करके शॉट मारता है। या। तो ऐसे ही हर प्रोफेशन में, एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही है कि कभी कभी माइंडसेट ऐसा होता है कि यार बड़ी अच्छी से कुंडली रीड करते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे चीज़ें हमारे सामने ही घट रही हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो इस तरह की प्रिडिक्शन काफ़ी सारी हैं, तो कुछ है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप दे पाएँ। जैसे एक एग्जांपल ये है कि हमारे एक क्लाइंट हैं, भाई समझ लो आप, अब तो भाई हैं वो उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर आप ना किसी रीजनल प्लेस पे ना जाना मत कुछ टाइम तक, क्योंकि आपको ना चोट लगने के आसार हैं। तो वो बोले भाई कितने टाइम तक? मैंने कहा यार इतने से इतने तक, मैंने उनको स्पेसिफिक टाइम बताया कि इतने टाइम तक मत जाना। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला भाई अगर जाना पड़ा तो, क्योंकि हमारे यहाँ हमें उस टाइम पे उनको वहाँ जाना था। उनके गुरुओं का, वो बेसिक गुर्जर बिरादरी के लोग हैं वो, तो उनका उनके जो गुरु होते हैं मोहन बाबा, उनको वहाँ उनको माथा टेकने जाना होता है साल में एक बार। तो वो टाइम पीरियड उसी टाइम पीरियड में आ रहा था। अच्छा। कह रहे वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई वो गुरु का स्थान है तो वो अलग हो गया, लेकिन वो धर्म स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, भगवान जी का, यानी जैसे मथुरा वृंदावन, इस तरह से ऐसे जगह पे मत जाना। धर्म स्थान से रिलेटेड ट्रैवलिंग नहीं करनी और रात में तो बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा। तो वो उन्होंने बोला भाई चलो ठीक है देखते हैं।
तो ऐसे ही उनका एक सिस्टम हो गया कि यार कि उनको अपने कुछ फैमिली फंक्शन की वजह से सबको वृंदावन जाना पड़ रहा था। अच्छा। तो वो मना ही नहीं कर सकता था। तो मैंने उनको बोला भाई, मैंने कहा भाई मत जाओ। तो बोले भाई आप किसी तरह मम्मी वगैरह को समझा दो, उनको समझ में आ जाए तो फिर मेरे को जाना तो पड़ेगा। तो मैंने उनकी मदर से बोला तो उनको समझ में आ गई, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं आता कि बहुओं को तो जान देते हैं। मैं कहा जी उनको भी मत भेजो, आप उनको यहाँ रखो। वीनस का होना यानी पत्नी का होना ज़रूरी है इनके साथ ऐसे समय में। तो फिर कहते फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं बताता हूँ उसके बाद, पहले आप जाना मत। तो फिर एक टाइम आया ना, मैंने उनको बोला जब ये टाइम आने वाला होगा ना तो मुझे एक बार फ़ोन कर देना। अब याद, एक मैंने उनको मंथ बताया था, इस महीने में आपको थोड़ा बचना। तो जब वो महीने का और वो हफ्ता आया, जो मैंने हफ्ता मेन ध्यान देने के लिए बोला था, तो उस हफ्ते में मैंने बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है, अब रेमेडी ये है कि आप किसी ठंडी जगह पे जाओ और वहाँ जाके ना आप टाइम स्पेंड करो, यानी एक्सपेंस करो, ठीक है। और अगर आपके साथ आपकी सिस्टर वगैरह, तो उनके लिए गिफ्ट भी ले लेना, ठीक है ना, उन पे एक्सपेंस कर देना उनके लिए। तो वो बोले ठीक है। कहता भाई ठंडी जगह तो फिर पहाड़ होते हैं या फिर आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना, तो आपने यात्रा के लिए मना किया है। तो मैंने कहा यार ऐसा है, फिर एक काम करो। फिर मैंने कोई एक रेमेडी निकाली कि आप, क्योंकि मॉल में ना आप एक्सपेंस कर सकते हो और मॉल ठंडा भी होता है, हाँ जी। है ना। तो मैंने कहा भैया आप मॉल चले जाना फ्राइडे के दिन, और वहाँ पे ना कांच की चीज़ें यानी कांच की क्रॉकरी वगैरह खरीद के वो अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर देना, ठीक है ना, जिससे आपका एक तो एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि कांच का कारक राहु है, हाँ जी। ठीक है। तो मैंने कहा इससे एक्सपेंस भी हो जाएगा और आपकी बुध आपका स्ट्रांग भी हो जाएगा और राहु बुध का एक अच्छा अप्रोच निकल जाएगा, ठीक है जी। तो वो उन्होंने वैसा ही किया। वो फ्राइडे को गए वहाँ मॉल में, उन्होंने कांच का सामान जो है वो ख़रीदा। मतलब वो ख़रीदा नहीं था, उनको बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो वो फ़ोन सुनने के चक्कर में ना कांच का सामान पसंद तो कर लिया उन्होंने, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया। वो फ़ोन सुनने के लिए बाहर आ गए, है ना। वो फ़ोन सुनते सुनते वो ना फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। तो कि यार मैं अभी वो सुनते, तो इतने में एक बच्चा, वो कार होती है ना वो वाली, क्या बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल वाली कार, तो आके उनके पैर पे टकरा गई बात करते करते। तो उनके पैर का ना मांस फट गया यहाँ से। अच्छा। तो वो टाइम जो मैंने उनको बताया था, चोट उसी समय लग गई उनको। अच्छा। तो उनका मेरा फ़ोन आ गया था, भाई चोट तो लग गई। मैंने कहा भाई अब कांच का सामान आपने खरीद लिया। कहता खरीद लिया, पेमेंट नहीं करी थी, है ना। तो मैंने कहा चलो आपने ले तो लिया ना, छोड़ा तो नहीं। मैंने कहा चलो एक्सपेंस कर दो, उसका एक्सपेंस कर देते तो शायद ये चोट भी ना लगती, है ना। तो उन्होंने एक्सपेंस नहीं किया, तो वो चोट बड़ी चोट से छोटी चोट में आ गई, और एक्सपेंस कर देते तो शायद वो भी ना लगती। वो मतलब फ़ोन बार बार आ रहा था, तो यानी वो चोट लगनी प्रारब्ध था, वो लगनी तय थी। लेकिन उससे क्या हुआ, रेमेडी से क्या हुआ कि बड़ी चोट ना होकर छोटी में टल गई। अगर वो खरीद लेते वो, तो वो फिर वो चोट भी ना उनको लगती। शॉकिंग प्रिडिक्शन थी मेरे लिए भी, अच्छा। उनके लिए भी। वो आज तक इस बात से बोलता है भाई वो तो कमाल था। अच्छा। जो आपने दिन बताया, वो दिन और वो टाइम, उसी टाइम पे मुझे चोट लगी भी और मैं खरीद भी नहीं पाया। शायद खरीद लेता तो चोट नहीं लगती। हाँ जी। तो ये एक्सपीरियंस था एक। तो क्या सच में एस्ट्रोलॉजी 100% प्रेडिक्शन देती है? मैडम बिल्कुल 100% देती है वो 1000% देती है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ख़राब होती है, एस्ट्रोलॉजी गलत हो ही नहीं सकती। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत एक्सपीरियंस और प्लानिटरी सिस्टम को बहुत तरीके से बताया गया हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। एस्ट्रोलॉजर को कितना आता है, उसने कितना रिसर्च वर्क किया है, कितना एजुकेट है वो उसको लेके, है ना, उस पर निर्भर करता है कि भाई आपको कितना आता है। अब एस्ट्रोलॉजी से आप बारीक प्रेडिक्शन भी कर सकते हो और बड़ी प्रेडिक्शन भी कर सकते हो, बिल्कुल सही, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ख़राब हो सकती है ना। कि आप, जैसा मैंने सबको बोलता हूँ कि भाई आपने अगर यहाँ खुजली करी है ना, तो इसमें भी कोई प्लेनेट है। अच्छा। है ना। लेकिन इस प्रिडिक्शन तक पहुँचेगा कौन, उसके लिए तो एक्सपीरियंस ही चाहिए, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। तो सर आजकल ना बहुत सारा कुछ चल रहा है एस्ट्रोलॉजी को लेके, तो पर्टिकुलरली बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, वीडियोस हैं, और सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है।
तो आजकल ना लोगों का अप्रोच ऐसा हो गया है कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, तो आप उसको कैसे क्लियर करना चाहेंगे? लोग भी गलत नहीं है ना? क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी डीलर बढ़ गए ना दिल्ली में, आप किसी स्टूडेंट एरिया में चले जाओगे ना तो वहाँ आपको प्रॉपर्टी डीलर दिखेंगे। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर बहुत हो गए हैं। हर आदमी एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश कर रहा है आजकल। सही बात है सर। 2 महीने का वर्कशॉप करते हैं कोई न्यूमरोलॉजी के ऊपर तो ऑफिस खोल लेते हैं। और लोग जो हैं वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जिनको नॉलेज कम है, ठीक है, और कमाना ज़्यादा चाहते हैं, है ना? यानी उनका फोकस कमाई पे है। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं है ना? उनको चाहिए कि भैया मेरी जेब में क्या आ रहा है, कैसे ले सकता हूँ। ऐसे लोगों की वजह से ही एस्ट्रोलॉजी बदनाम है। ओके। और वो बहुत तादाद में हैं ऐसे लोग, है ना? अब पब्लिकली किसी को क्या पता कि भाई ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है एस्ट्रोलॉजी को लेके। हाँ जी। वो तो बेचारा भोले भाव जा रहा है ना? और अपनी कुंडली दिखा रहा है। सही बात है। तो उसको इस वजह से एस्ट्रोलॉजी की बार बार बेइज्जती होती है। लोग उसको फेक कहना शुरू कर दिया कि गलत लोगों के पास जाके गलत चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो सर आपका अप्रोच बाकी एस्ट्रोलॉजर से अलग कैसे है? मेरा अप्रोच बाकी एस्ट्रोलॉजर से अलग नहीं है मैम, सबके जैसा ही है। क्योंकि कुंडली मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे सब लोग देखते हैं। हाँ, अलग ये कह सकते हो आप कि मैं साइकोलॉजी पकड़ता हूँ प्लैनेट्स की, है ना? कि जैसे मंगल के सिग्निफिकेशंस क्या है ना? जी। और इस आदमी पे वो मंगल के सिग्निफिकेशन किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा। कि वो मंगल के सिग्निफिकेशन है लड़ाई झगड़ा, जी। लिटिगेशन। लेकिन मंगल का एक अच्छा सिग्निफिकेशन है कि वो किसी भी चीज़ के लिए फाइट करेगा, एक्शन में रहेगा, सही है ना? बात है। तो मैं ये देखता हूँ कि भाई इसकी साइकोलॉजी कहाँ ले जा रही है इसे, कि ये लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहा है या ये एक्शन में है, सुस्त नहीं है, जी। हर चीज़ की तैयारी करता है, प्लान बनाता है ना? तो मैं उसको बोलता हूँ भाई ऐसा है, लड़ाई झगड़े की जगह प्लानिंग की तरफ जाओ, एक्शन में रहो, है ना? तो उसको साइकोलॉजिकली प्लैनेट की साइकोलॉजी की तरह बताता हूँ कि भाई उसको आप इस तरह से तैयार करो। फिर मैं उसको रेमेडी पे लेके जाता हूँ कि पहले आदमी कर्म करने के लिए तैयार हो, उसके बाद वो अपने एक्टिविटी पे फोकस कर पाएगा। ओके। मतलब आप ऐसा समझो कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं कि जहाँ लोग मन से दुखी होते हैं और हम उनकी कुंडली में दिख जाता है हम उसको उस तरह से फिर ट्रीट करते हैं। खासकर मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि अच्छा। पहले चंद्रमा को पकड़ के देखता हूँ भाई इसका मन कैसा है, यानी ये कितना एक्टिव पर्सन है, जो ये चाहता है उसको पाने के लिए कितना एक्टिव है, क्या रहा है। वो बताने के बाद उसको अलग तरह से रेमेडीज सिस्टम पे लेके जाता हूँ। ओके। भाई पहले तुम अपने आप को तैयार करो। तो सर हम जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो ये कहते हैं कि ये पन्ना पहन लो, रूबी पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो। तो ये जो जेमस्टोन्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मिथ है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि काम ही नहीं करते। अच्छा। उसके बाद की सेकंड मिथ उसके बाद क्या जो आप बोल रहे हो कि पहन लो और काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जेमस्टोन काम भी करते हैं और अगर तरीके से पहने जाएं, सही सिस्टम से, सही नॉलेज से पहने जाएं, तो वो समय आने पे उसके लिए काम करने के लिए दशा भी चाहिए होती है। अच्छा। कि प्लैनेट की दशा भी उस जेमस्टोन्स के लिए अप्रोचेबल होनी चाहिए कि भैया वो फेवरेबल अपने होनी चाहिए। उस दशा में उसका लाभ मिल सके, आपको सही उस बात। ग्रह से संबंधित दशा में लाभ मिल सके। मिथ जो है ये गलत है। स्टोन, जेमस्टोन्स हमेशा अच्छे से काम करते हैं और काम करते देखे गए हैं आप। और कोई भी जेमस्टोन 3 से 27 दिन, 27 से 43 डेज लगता है चार्ज होने में। अच्छा। कि वो आपको या तो तीसरे दिन आपको उसका असर मिल जाएगा या उसको 23वें दिन से उसका असर मिलना शुरू होगा। अच्छा। या उससे 40 डेज के बाद उसका असर मिलना शुरू होगा। तो ये डेज कैसे डिसाइड हुए? ये प्लैनेट की डिग्री से होता है मैम। और आपकी अब जैसे जो लोग 60 प्लस है ना, वो जेमस्टोन पहनेंगे तो उन पे इफेक्ट लेट आएगा। अच्छा। छोटे बच्चे में इफेक्ट जल्दी आएगा, यानी जो एक टीनेजर बच्चा है ना,
क्योंकि वो रेजिस बहुत जल्दी उसकी बॉडी कैच खींचती है, करती कैच है। करती है। अब इसमें ये भी है कि भाई कौन सा जेमस्टोन पहने, कैसे पहने, बस उनको पहनने का तरीका सही हो और सही समय से पहना जाए, है ना। जैसे कि किसी को फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो हम उसको सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस से संबंधित स्टोन पहना देंगे। अच्छा। उसके देख के ग्रह कि भाई इसके ग्रह जो हैं वो डिग्री वाइज कैसे हैं, उसको उसकी दशा कैसी चल रही है ना, तो कि जो सेकंड हाउस से लाभ दे सकती है तो हम उसको पहना देंगे। तो ज़्यादातर लोग फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के स्टोन पहनाते हैं। अच्छा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस और 9th हाउस के स्टोन पहनाए जाएं। आप 8th हाउस के भी स्टोन पहना सकते हो, लेकिन 8th हाउस का जो लॉर्ड है, जैसे बुध ग्रह है, 8th हाउस का लॉर्ड है, वृश्चिक लगन हो और 8th हाउस में बुध की राशि हो। 8th हाउस खराब हाउस होता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, लेकिन वो फाइनेंस के लिए भी किसी किसी के लिए अच्छा होता है, वो कि आदमी को मिलना ही 8th हाउस से है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजर है, हमको 8th हाउस से ही मिलता है ना। तो हम अगर 8th हाउस का स्टोन पहन लेंगे, है ना, तो हमें वो प्रॉब्लम देगा, लेकिन वो कब देगा, जब बुध की कंडीशन पाप प्रभाव में बुध ग्रह हो, है ना, जी। और अच्छे स्थान पे ना बैठा हो, जी बिल्कुल। तो हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बनेंगे, है ना। और अगर हम उसका स्टोन नहीं पहन लेंगे तो हमें 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बिल्कुल। है ना। अगर बुध अच्छे हाउसेस में बैठा है, शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा है और 8th हाउस से भी पॉजिटिव हाउस में बैठा है, तो हमें उसका स्टोन पहनने में उसकी दशा के अंदर फायदा मिलेगा। अच्छा। तो स्टोन पहनने का तरीका है कि दशा के समय और प्लैनेट की कंडीशन के हिसाब से स्टोन पहनोगे, या और आपको जो चाहिए, जो आपने कंसीडर करना है उसके हिसाब से पहनोगे तो आपको फायदा देगा। ओके। बस प्लैनेट की कंडीशन और हाउस अच्छा होना चाहिए। सर, आज के युवा, आज के यूथ जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसको एस्ट्रोलॉजी कैसे समझनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी ना एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। मतलब आपको अगर ये पता चल जाए कि भाई आपको ये प्रॉब्लम, किसी एडिक्शन की प्रॉब्लम इस तरह से दूर हो सकती है कि भाई आप ये चीज़ छोड़ के ये चीज़ पकड़ लो, जी। जिससे आपको एडिक्शन का जो मैटर है ना आपका, वो सॉल्व हो जाएगा, जी। है ना। यानी साइकोलॉजिकली हम उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। मैंने पहले भी आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है साइकोलॉजी का, ओके। ठीक है। हम डील भी करते हैं ऐसे लोग। तो मैं यूथ को यही बोलूँगा भैया कि आप लोग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर मिलते हैं तो आप उनसे ये पूछें कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, मुझे अपनी साइकोलॉजी समझाओ। जी। तो अगर वो अच्छा जानकार है तो आपको आपकी साइकोलॉजी समझाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। ओके। तो उससे वो अपने डिसीजंस अच्छे ले पाएगा, अच्छे माइंडसेट से वो चीज़ें कर पाएगा। कि उसको अगर ये पता चल जाएगा भाई मैं ये गलत सोच रहा था, ये मुझे सही सोचने के लिए बोला गया है, ये मेरी सही दिशा ये है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो एस्ट्रोलॉजी का लाभ ले सकता है। तो सर, आप इतने रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन कैसे दे देते हैं? सॉल्यूशंस ही रिसर्च से आते हैं। सही बात है। आपको बिना जानकारी के आप सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते। तो ऐसे कोई अलग अलग सोल्यूशंस अगर आपने जो दिए मैडम हों? सॉल्यूशंस तो पहले तो ये बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ें आदमी को पकड़नी चाहिए। जैसे कि आपका राहु खराब है ना, तो जी। उसका पता आपको कैसे चलेगा। कि बिल्कुल बात सही। आप बहुत आलसी हो जाओगे, है ना, प्रोकास्टिनेशन आपको आ जाएगा कि चीज़ें देरी में करने लगोगे, लेट कर रहे हो, है ना, आप ओवर थिंकर हो जाओगे। जी। तो राहु किन चीज़ों से खुश होते हैं, हमें वो करनी पड़ेंगी। अच्छा। जैसे कि राहु धर्म स्थान पे जाने से और नियम से काम करने से खराब तरीके से एक्टिव नहीं होते। आप अपने टॉयलेट को साफ रखो, अपनी दहलीज को साफ रखो, घर की दहलीज को हाइजीन रहो, है ना, और जितना हो सके
जो आप पे डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए सेवा भाव रखो, अच्छा। आदर रखो, तो राहु आपकी बढ़िया तरीके से काम करेंगे, जी। है ना। आप अपने, अब जैसे हम किसी को ये बोलते हैं भाई कि राहु टॉयलेट का कारक है, तो अपने टॉयलेट में हमेशा पानी रखो, खाली बाल्टी मत रखो। आप अपने टॉयलेट में लाल कलर और खुशबू दोनों रखो। अच्छा। जैसे लाल बाल्टी रख दो, लाल मग रख दो, लेकिन वो भरा रखो। अच्छा। तो इससे क्या है कि राहु की नेगेटिविटी आपको मेंटली फील नहीं होगी, कम अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि राहु का सारा अटैक आपके मेंटल लेवल पे ही आता है। राहु फिजिकली कहीं अटैक नहीं देता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता, आपको प्रॉब्लम ही मानसिक रूप से देता है। ओके। अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको मानसिक प्रॉब्लम कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी। ठीक है तो जी? सर अगर मैं कहूँ कि हमारी कुंडली को हम बदल सकते हैं, तो क्या ये सच है? कुंडली कैसे बदली जा सकती है? कुंडली नहीं बदली जा सकती। जो मिला है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अच्छा। ठीक है ना। आप उस बुरे को कम कर सकते हो और अच्छे को बढ़ा सकते हो कर्मों के द्वारा, बिल्कुल सही। सही अप्रोच के द्वारा, है ना। आपके आसपास के सर्कमस्टांसिस, आपके आसपास के लोग उसमें बहुत हेल्प करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हेल्प प्लैनेट्स ही करते हैं, कि प्लैनेट्स ही हैं जो आपकी लाइफ को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव, 12 राशियाँ, यही भगवान है। जी। ये जिस तरह से नचाएंगे आपको नाचना पड़ेगा, बिल्कुल सही। है ना। आपके उस नाचने पे यानी आपके उस डांस को अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्लैनेट ही करवाते हैं और वो ही करवाएंगे। तो सर अभी आपने बात करी 12 भाव, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और बहुत कुछ। तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट 12 भावों में से कौन सा भाव है? सभी भाव इंपॉर्टेंट है मैम, कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। बस उस समय आपकी कंडीशन किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, उसी से वो हाउस कनेक्टेड है। जैसे आपको बीमारी है तो 6th हाउस देखोगे, है ना। बीमारी ठीक कैसे होगी या हमारा इम्यूनिटी लेवल कैसा है वो आपका लग्न बता देगा, है ना। बीमारी कितनी ज़्यादा क्रॉनिक है वो आपका 8th हाउस बता देगा। अच्छा। 12th हाउस आपको हॉस्पिटल बता देगा कि भाई आपको हॉस्पिटल से आराम मिलेगा, डॉक्टर से आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। 11th हाउस आपको किसी भी तरह के गेन के बारे में बता देगा, है ना। 3rd हाउस आप कितने ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, कितनी आप स्ट्रगल कर सकते हो, वो 3rd हाउस बता देगा, है ना। तो अब 4th हाउस आपके आराम को, आपके पीस को बता देगा। 10th हाउस आपके एक्टिविटी को, आपके कर्म को बता देगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी भाव कम है। कोई जब हमसे पूछता है कि भाई मेरे को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो कैसे दूर होगी, है ना, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ, तो फिर हम चंद्रमा को पकड़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 6th हाउस को पकड़ते हैं और लग्न को पकड़ते हैं। अच्छा। चंद्रमा पे किन ग्रहों का प्रभाव है, लग्न पे किन ग्रहों का प्रभाव है, 6th हाउस पे किन ग्रहों का प्रभाव है ना। तो वो ठीक कैसे होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ से शुरू है वहीं से ही उसका निदान भी होता है, सॉल्यूशंस भी होता है। ओके। ठीक है, तो हर भाव इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी भाव को कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते। ओके। वो उस वक्त के टाइमिंग के ऊपर है कि भाई आपको उस समय किस तरह की चीज़ों से दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और बहुत कुछ हमने नया सीखा, आपकी जर्नी के बारे में जाना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम ऐसे ही डिटेल में डिस्कशन करते आएंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं टॉपिक का, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना दिल खोल के हमें अपनी स्टोरीज, अपने सजेशंस बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।